हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दी क्लास ऑफ प्रोबेबिलिटी। कुछ बेसिक सी टॉपिक से स्टार्ट करके आई विल गेट डाउन टू सम क्रिटिकल क्वेश्चंस। अब सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो प्रोबेबिलिटी है क्या बेटे? किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या है? द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय द टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब क्या है? सिंपल एग्जांपल से बात को समझो। सपोज आप एक डाइस थ्रो करते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 6 पॉसिबल आउटकम्स है, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो आई वुड से डिनोमिनेटर 6 होगा। अब अगर पूछ रहा हूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पे 5 आएगा, अब 5 के लिए फेवरेबल आउटकम तो 1 ही है, तो ऐसे 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। वहीं पूछ लूं व्हाट इज द चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी कि इसमें कि इवन नंबर आएगा। अब इवन नंबर आने के लिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? दैट इज 3। 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो आई वुड से फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। 3/6 हैज टू बी 1/2। फाइन, इतना सबको समझ होती है। अब बेटे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लिंक करने लगा हूं। बहुत बड़े एग्जाम में सिंपल पीएनसी के क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी में पूछ लिया जाता है। तो आपने जितना भी पिछली 2 क्लासेस ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में किया है उस सारे क्वेश्चंस को उठा के हम लोग प्रोबेबिलिटी में कर सकते हैं। बात को समझाने के लिए मैं वर्कशीट से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं विथ 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स एंड वी वांटेड टू फॉर्म अ टीम ऑफ 2 मेंबर्स अमंग देम। नाउ वी आर प्रैक्टिकली वेरी क्लियर, अगर मेरे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे वो 10C2 होंगे। मेरे पास 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स हैं, सो 10 स्टूडेंट्स में से इफ आई हैव टू गो एंड फॉर्म अ टीम ऑफ 2 मेंबर्स, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्टिंग देम हैज टू बी 10C2। तो टोटल आउटकम्स 10C2 आ गए। अब किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं? उसके फेवरेबल आउटकम्स, उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है उसको न्यूमरेटर में लेना है। तो जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, you want to find out what is the probability that both the team members that are selected are girls। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? मैं कहूंगा बच्चे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10C2 हैं, उसमें से वो वाले केसेस सिलेक्ट करने हैं जहां पर दोनों गर्ल्स हैं। 6 गर्ल्स थी, आई वांटेड बोथ ऑफ देम शुड बी गर्ल्स, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 गर्ल्स हैज टू बी 6C2। सो फेवरेबल आउटकम 6C2 हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 10C2। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। नाउ कैलकुलेशन साउंड स्ट्रेट बिकॉज 6C2 क्या हो जाएगा? 6 × 5/1 × 2। डिनोमिनेटर में मेरे पास 10C2 है विच इज 10 × 9 डिवाइडेड बाय 1 × 2। कि बेटे 1 × 2 कट जाएगा। यहाँ से जब मैं कटिंग करूंगा तो ध्यान से देखो ये 2 आ जाएगा, ये 2/3 2 कट जाएगा, तो ऑब्वियसली माय आंसर हैज टू बी 1/3। सिंपल वन टू स्टार्ट विथ। फाइन, तो इसी तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखें, हम प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। श्योर, एक बार अगले 2 क्वेश्चंस खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करो। ओके, सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द सिलेक्टेड मेंबर्स देयर इज एग्जैक्टली 1 गर्ल। सो फिर से बहुत सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अभी भी 10C2 है। Now, if I wanted exactly 1 girl, that means what I wanted exactly एक गर्ल होनी चाहिए तो दूसरा पक्का बॉय होना चाहिए। तो I wanted 6 में से 1 गर्ल and 1 boy. So again the calculation sounds very simple. That would be 6 × 4 divided by 10C2 would be 10 × 9/2 which is 45. कटिंग कर लोगे आराम से, ध्यान से देखो तो बेटे ये 3 से कट हो जाएगा। My answer has to be 8/15. कंफर्टेबल? श्योर। थर्ड क्वेश्चन बेटे मेरे को कह रहा था प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द सिलेक्टेड मेंबर्स देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल। आइडिया क्लियर है? जब भी हम लोग बात करते हैं एटलीस्ट 1, मैं हमेशा बोलता हूं जब भी क्वेश्चन में एटलीस्ट की बात आती है वी हैव टू गो बाय टोटल माइनस नन। बिकॉज आई वॉन्टेड एटलीस्ट 1 गर्ल, तो मैं टोटल में से वो केसेस सबट्रैक्ट कर दूंगा जब कोई गर्ल नहीं है। प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो आई विल से 1 में से वो वाले
प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा व्हेन देयर इज नो गर्ल, नो गर्ल्स वुड सिग्निफाइज बोथ आर बॉयज, बोथ बॉयज कितने हो जाएंगे 4C2, टोटल तो बेटे 10C2 ही है, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी, 4 इंटू 3/10 इंटू 9 कर लोगे, कटिंग करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12/45 में कटिंग कर लो 3 से, मैं आंसर हैज टू बी 4/15, वेरी सिंपल। अब ये 4/15 है, 1 माइनस 4/15 कर लोगे वुड बी 9/15 विच इज 3/5, इजी जॉब, सॉरी 11/15 आ जाएगा, सो सॉरी। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया सबको, कंफर्टेबल, गुड। नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चंस 4 to 8। देखो बेटे, अगले क्वेश्चंस में मेरे को बात जो कर रहे हैं वो 52 कार्ड्स की कर रहे हैं। आई होप इतना पता होगा, 52 कार्ड्स में मेरे पास 4 सूट्स होते हैं, एक बेटे मेरे पास डायमंड होता है विच हैव 13 कार्ड्स, जिसमें एस 1 को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 till 10 होता है, देन जैक है, क्वीन है और किंग है। इसमें जैक, क्वीन और किंग को फेस कार्ड्स बोलते हैं। सिमिलरली बेटे मेरे पास हार्ट है, दे विल बी 13 इन नंबर, इन दोनों का कलर रेड होता है। वी अंडरस्टैंड, एक स्पेड है, एक क्लब है, ये मेरे पास सूट्स हैं, ठीक है। सो मेरे पास 4 सूट्स होते हैं, हर एक में 13 कार्ड्स हैं। और अगर मैं फिर से बोल रहा हूं मुझे फेस कार्ड्स की बात करें तो आई सेज फेस कार्ड्स आर जैक, क्वीन एंड किंग, 3 ऑफ ईच सूट, तो 4 सूट्स हैं, हर एक के 3 कार्ड्स हैं, तो टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं। द नंबर इज वेरी क्लियर। अब क्वेश्चन बेटे फिर से बात किसकी कर रहा है, दैट वी हैव ड्रॉन 3 कार्ड्स। सो अगर इनमें से मुझे 3 कार्ड्स विड्रॉ करने हैं तो मैं कहूंगा जो टोटल आउटकम्स हैं, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ ड्रॉइंग 3 कार्ड्स हैज टू बी 52C3। सो अगर कोई और कंसिडरेशन ना दी हो तो मैं डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या लेता चलूंगा 52C3। अब अगर क्वेश्चंस को ध्यान से देखूं, आई होप ये कर लिया सबने। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं एग्जैक्टली वन ऑफ द सिलेक्टेड कार्ड्स इज एन एस। कितने एस है मेरे पास 4, हर एक सूट का एक एक। अब मेरे को 3 कार्ड्स विड्रॉ करने हैं, उसमें से एक एस होना चाहिए, तो 4 एस में से कोई एक एस विड्रॉ करना है। बाकी के 48 कार्ड्स में से कोई 2 विड्रॉ करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 1 एस एंड रिमेनिंग 2 हैज टू बी नॉन एस। बाकी 48 में से कोई भी 2 चूज कर लो, डिवाइडेड बाय 52C3, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इजी जॉब, कंफर्टेबल, गुड। 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन कह रहे ऑल द 3 सिलेक्टेड कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। अब बेटे बात को समझो, मेरे को तीनों कार्ड सेम सूट के चाहिए। अब तीनों अगर डायमंड होते तो 13C3, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों डायमंड है, तो उन 13 में से ही 3 आने चाहिए। द सेम वुड बी अप्लाइड फॉर हार्ट्स, तो उसके लिए भी 13C3 होगा, स्पेड्स के लिए भी 13C3 होगा। 4 सूट्स हैं तो 4 के लिए 13C3 4 टाइम्स आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ वैलिड आउटकम्स वुड बी 13C3 इंटू 4 बिकॉज 4 सूट्स हैं, हर एक सूट के लिए आएगा, फिर से डिवाइडेड बाय 52C3। सो ये क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट होते हैं, सिर्फ बेसिक सी बात है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कंफर्टेबल। 6th क्वेश्चन कह रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ द सिलेक्टेड कार्ड्स इज अ स्पेड। क्योंकि बेटे फिर से एटलीस्ट है तो हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस वो वाले केसेस करेंगे व्हेन देयर इज नो स्पेड। अब टोटल केसेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्पेड की बात कर रहा है। अगर स्पेड नहीं है तो 13 कार्ड्स छोड़ दो, बाकी के तीनों सूट्स के 39 कार्ड्स हैं, उनमें से कोई भी 3 चूज करो।
कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा हूँ, वुड नॉट बी अ टफ जॉब। ये 39, 38, 37 होगा, 1/2, 3 वो दोनों से कट जाएगा, नीचे 52, 51 और 50 आ जाएगा। कंफर्टेबल? लुक एट द ऑप्शंस क्लियरली। कैसे ऑप्शंस दी हुई हैं? काफ़ी बारी ऑप्शंस इसी फॉर्मेट में दी हुई हैं, तो इसी को डायरेक्टली लिख सकते हो। अदरवाइज अगर वैल्यूज में है, न्यूमेरिकल्स में, तो हैव टू सॉल्व इट, कट द फिगर्स एंड गेट डाउन टू द वैल्यू। फाइन, आई होप क्लियर है। 7th और 8th खुद ट्राई करके देखो फिर से। ओके, 7th क्वेश्चन कह रहे हैं नाइदर ऑफ द सिलेक्टेड कार्ड्स इज अ फेस कार्ड नॉर अ डायमंड। नाउ लॉजिकली समझो, अगर मैं कह रहा हूं मुझे ना तो डायमंड चाहिए ना ही फेस कार्ड्स चाहिए, तो मेरे पास कितने कार्ड्स होंगे? 13 डायमंड्स हैं, एक तो मुझे ये नहीं लेने। अब जब मैं कह रहा हूं मुझे फेस भी नहीं लेने हैं, तो एक चीज समझो, टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं, उसमें से 3 ऑलरेडी यहां एक्सक्लूड हो चुके हैं, तो और कितने छोड़ूंगा? 9 छोड़ूंगा। मेरे पास बेटे बचेंगे कितने? 52 माइनस 22, 30। या इसको ऑल्टरनेटिवली क्या बोल सकता हूं? डायमंड ऑलरेडी सारे छोड़ चुका हूं, 3 सूट्स बचे हुए हैं, तीनों के 1 से 10 तक लेना है, इंक्लूडिंग एज 10 तक लेना है। तो अगर 3 सूट्स के 1 till 10 तक लोगे तो आपके पास कितने आएंगे? 10 into 3। हर एक सूट के 10 कार्ड्स लेने हैं, लेकिन डायमंड का कोई नहीं लेना है, तो बाकी तीनों सूट्स के 10 कार्ड्स, तो टोटल कितने कार्ड्स हैं? 30। अब मुझे जो तीनों कार्ड्स चूज करने हैं वो इन्हीं 30 में से चूज करने हैं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 30C3 अपॉन 52C3। मुझे जो तीनों कार्ड्स लेने थे वो यहीं से लेने थे, तो 30C3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स हैज टू बी 52C3। कंफर्टेबल? फाइन, गुड। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कह रहे हैं एग्जैक्टली वन ऑफ द सिलेक्टेड कार्ड्स इज अ फेस कार्ड एंड नन ऑफ द कार्ड्स इज अ क्लब। फिर से बेटे बात को समझो, मुझे क्लब्स तो इंक्लूड नहीं करने हैं, ये तो सारे छोड़ने। दैट मीन्स जो भी सिलेक्शन करनी है वो रिमेनिंग 39 कार्ड्स में से करनी है। फाइन, मैंने 13 क्लब्स छोड़ दिए, बाकी जो बच गए उसमें से बेटे मुझे क्या चाहिए? एक फेस कार्ड्स। अब क्लब्स तो सारे छोड़ चुके हो, दैट मीन्स हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर लेफ्ट वुड बी 9। इन 9 में से 1 चूज करना है, बाकी के जो 30 बचे होंगे उसमें से 2 चूज करने। I want a total of 3 cards with exactly 1 face card and remaining 2 should be non-face. क्लब होना नहीं चाहिए, तो इन 13 के अलावा जो बाकी 3 सूट्स बचे हैं उनके 9 फेस कार्ड्स होंगे और 13 नॉन फेस कार्ड्स होंगे। एक फेस चाहिए, 2 नॉन फेस चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल विच इज 52C3। सो वही कॉम्बिनेशन के सिलेक्शंस के क्वेश्चंस हमने प्रोबेबिलिटी में कर लिए। आई होप इट्स इजी, गुड। अब अगले एग्जांपल में क्या किया हुआ बेटे? परमुटेशन के अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को प्रोबेबिलिटी में डाला हुआ है। आप लोगों ने अगर PNC 2 की क्लास लगाई हुई है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। क्विकली गो एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 9 till 11। वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना, मैं एक बारी सॉल्यूशंस दिखा रहा हूं। ऑल 4 डिजिट यूजिंग आइदर 1, 2, 3, 4 और 5 आर फॉर्म्ड। नाउ आइडिया इज वेरी क्लियर बेटे, अगर मैंने इनको यूज करके सारे 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ कि रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं है, सो इवन द डिजिट्स कुड बी सेम इन अ 4 डिजिट नंबर। तो अगर कुछ नहीं कहा हुआ तो मैं फिर से क्या कहूंगा? टोटल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग दीज 4 डिजिट नंबर्स हैज टू बी एवरी प्लेस कैन बी फिल्ड इन आइदर ऑफ द 5 वेज। बेटे फर्स्ट प्लेस पे भी 5 में से कुछ भी आ सकता है, सेकंड प्लेस के पास भी 5 ऑप्शंस हैं, थर्ड प्लेस के पास भी 5 ऑप्शंस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर दिस एग्जांपल हैज टू बी 5 raised to power 4। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का पहले क्या दिया हुआ है? द नंबर फॉर्म शुड बी डिविजिबल बाय 4 एंड ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिस्टिंक्ट। अब बेटे फिर से समझते हैं, 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? द लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। सो मैं क्या कहूंगा? मुझे इनसे जब फॉर्म करने जाऊंगा तो एक वो नंबर कौन सा होगा? 12 4 के टेबल में,
16 नहीं बन सकता, 20 नहीं बन सकता, नेक्स्ट वुड बी 24, उसके बाद आई कैन फॉर्म 32, 44 एक्सक्लूड कर दूंगा बिकॉज क्वेश्चन की कंडीशन है कि डिजिट शुड बी डिस्टिंक्ट, एंड लास्ट मेरे पास क्या है बेटे 52। तो अब जब मैं फेवरेबल आउटकम्स की बात कर रहा हूं, कितने ऐसे नंबर्स बनेंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, आई वुड से बेटे लास्ट 2 प्लेसेस नाउ कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। और एक चीज मुझे क्लियर है, उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, द डिजिट्स शुड बी डिस्टिंक्ट। अब कोई 2 डिजिट्स में ऑलरेडी यहां पे यूज कर चुका हूं, वो डिजिट्स आगे रिपीट नहीं हो सकती, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो 24 है, टोटल आउटकम्स 5 रेज़ टू पावर 4 हैं। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी लिखूंगा तो आई वुड से दिस इज 24 अपॉन 625. So this is the probability that the number would be divisible by 4 and would have distinct digits. Fine. Total number of such numbers is this. उसमें से favorable इस कंडीशन के लिए ये वाले हैं। आई होप क्लियर है। ऑलरेडी आपने PNC 2 में अगर ये सब किया हुआ है तो वुड बी इजियर जॉब फॉर मोस्ट ऑफ यू। फाइन। 10th क्वेश्चन करा रहा हूं। 10th क्वेश्चन कह रहे द ऑड प्लेसेस ऑफ द नंबर फॉर्म्ड हैव ऑड डिजिट्स एंड नन ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अगेन सेम। डिस्टिंक्ट डिजिट्स चाहिए, और वो कह रहे हैं जो ऑड प्लेसेस हैं, फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस, यहां पे ऑड डिजिट्स चाहिए। नाउ वी हैव गॉट 3 ऑड डिजिट्स हियर, सो दिस प्लेस विल हैव 3 ऑप्शंस, whereas this place will have 2 options because digits distinct चाहिए। अब फिर से जो 2 डिजिट्स यहाँ यूज हो गए वो यहाँ यूज नहीं हो सकते, तो दिस प्लेस विल हैव 3 ऑप्शंस एंड दिस प्लेस विल हैव 2 ऑप्शंस। जब मैंने 2 यहाँ यूज कर लिए तो दिस इज लेफ्ट विद ओनली 3 ऑप्शंस। सो टोटल नंबर ऑफ वैलिड आउटकम्स वुड बी 36। सो जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा डिवाइडेड बाय 5 raised to power 4 which is 625. सो टोटल आउटकम्स में से वो वाले केसेस देखने हैं जहां पर ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इजी। सेम विद 11th। वो कह रहे हैं वी वांटेड द नंबर शुड बी एन ऑड नंबर एंड शुड बी ग्रेटर देन 2000। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहा हुआ कि डिजिट्स सेम है कि डिस्टिंक्ट हैं, तो अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ सो डिजिट्स कैन रिपीट। अब एक नंबर अगर 2000 से बड़ा है तो फर्स्ट प्लेस कुड हैव 2, 3, 4 और 5 एंड डिजिट्स ऑड होगी लास्ट डिजिट, तभी नंबर ऑड बनेगा। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। एज द डिजिट्स कैन रिपीट कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो आई वुड से द मिडल 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। सो जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, आई वुड से वैलिड आउटकम्स मेरे पास ये हैं। मैं एक्सपैंडेड फॉर्मेट में लिख रहा हूं, रीजन बीइंग मुझे पता है 5 कट जाएंगे, सो आई कुड इजीली अंडरस्टैंड ये 25 कट जाएगा, सो माय आंसर हैज टू बी 12/25। लुक एट द प्रॉब्लम क्लियरली। दैट वाज बेसिकली ऑन व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, सिर्फ उसी को मैंने प्रोबेबिलिटी में डाला। सो इफ यू आर स्ट्रांग इनफ विद पीएनसी शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। फाइन। ओके, आगे मूव कर रहा हूं। ये तो वो क्वेश्चंस हो गए बेटे जहां पर हमने डायरेक्टली पीएनसी के कंसेप्ट्स को यूज किया। अब कुछ थोड़ी सी अलग चीजें करवाने लगा हूं। एक कंसेप्ट को समझा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर बेटे मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात कर रहा हूं, पहली तो बात इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या हैं। ऐसे 2 इवेंट्स जहां पर एक की अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल में डाइस की बात करता हूं। अगर मैं 2 डाइस एक साथ फेंकूं तो पहले डाइस पे क्या आ रहा है, वुड नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ एनी डिजिट ऑन द सेकेंड डाइस।
दोनों इंडिपेंडेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, दो अलग अलग लोग पेपर ले रहे हैं, पहला पास होगा कि फेल होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वुड नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर गेटिंग पास और फेल। फाइन। जहां पर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां दो अलग अलग इवेंट्स इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से काम कर रहे हैं, उन इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पिछले क्वेश्चंस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं थे बेटे। अगर आप एक पैक में से कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हो तो पहला कार्ड कौन सा आया है वो इफेक्ट करता है सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी को। सपोज आपने पहला स्पेड निकाल लिया, तो जब आप दूसरा कार्ड निकाल रहे होगे तो स्पेड कम रह जाएंगे, इसका मतलब सेकंड टाइम स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी। बट अगर आपने पहले क्लब निकाला होता तो सेकंड कार्ड स्पेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आती, तो वो इफेक्टिव हो जाएंगे। वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जहां पर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, हम एक कंसेप्ट लेके चलते हैं, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए और बी अगर अलग अलग इवेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ ऑफ देम टुगेदर, एंड ऑलवेज स्टैंड्स फॉर बोथ, दोनों होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बोथ ए एंड बी वुड अकर, would be the chances of occurrence of A into the chances of occurrence of B। वहीं probability of A और B पूछ लिया जाए, that is probability of A plus the probability of B minus the probability of A and B। ये कंसेप्ट हम वेन डायग्राम्स और सेट थ्योरी में भी यूज करते हैं। जब मैं किसी चीज में और बोलता हूं तो इन दोनों में ये पार्ट इंक्लूडेड होता है, ठीक है। जैसे आप वेन डायग्राम्स में बोलते हो, अगर ये पूरा सर्कल ए है और ये पूरा सर्कल बी है, तो ये वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए एंड बी को। ये पार्ट बेटे इसमें भी इंक्लूडेड है और इसमें भी इंक्लूडेड है, सो दिस पार्ट वुड बी काउंटेड ट्वाइस व्हेन यू सेज ए प्लस बी, इसीलिए हम एक बार उसे सबट्रैक्ट कर देते हैं। फाइन। अब इसको यूज कैसे करना है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 to 14 की डेफिनेशंस को पढ़ो तो वो कह रहे एक टेस्ट हुआ जिसमें दो लोगों ने टेस्ट दिए हैं, आदित्य टेस्ट को पास करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.75 है, सो आदित्य पासिंग द टेस्ट, द प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज 0.75 एंड भरत विल पास दिस टेस्ट, द प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज 0.6। अब ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होंगे, आदित्य पास होगा कि फेल होगा वो भरत को इफेक्ट नहीं करेगा, भरत की अपनी एक अलग प्रोबेबिलिटी है टेस्ट पास करने की। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम पास, बोथ ऑफ देम पास मींस भरत एंड आदित्य शुड पास। जब मैं बोथ बोल रहा हूं दैट इज इक्विवेलेंट टू आदित्य एंड भरत पास, और मैंने अभी एंड के लिए क्या कहा, जब हम इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं दोनों के पास होने की, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आदित्य इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ भरत, विच इज 3/4 एंड दिस इज 3/5, 9/20 which is 0.45. So chances that both of them would pass this test has to be 0.45. 12th question easy था, fine. Keep pausing your videos, try your questions, ठीक है, and then look down to the solution. So try question number 13th and 14th now. Okay, I hope आपने ट्राई किया। 13th क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटे, वो कह रहे हैं एग्जैक्टली वन ऑफ देम शुड पास द टेस्ट। मैं लिख के दिखा रहा हूं, एग्जैक्टली वन पास मींस आइदर आदित्य पास एंड भरत फेल्स, और जब मैं और बोलता हूं तो बेटे वो बेसिकली प्लस को रिप्रेजेंट करता है, या फिर क्या होगा, आदित्य फेल होगा और भरत पास होगा। एक ही का पास होना चाहिए, तो एक पास है तो दूसरा फेल है। अब बच्चे जब मैं बात कर रहा हूं आदित्य पास हो रहा है, तो आदित्य पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.75,
एंड भरत फेल हो रहा है, तो अगर भरत के पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.4। या फिर ऐसा कुछ होगा कि आदित्य फेल हो जाए, पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.75 है तो फेल होने की 0.25 है, इंटू भरत पास हो जाए 0.6। अब 0.75 इंटू 0.4 कर सकते हो, वो 0.3 आ जाएगा, चाहे 3/4 2/5 करके कर लो या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो कि बेटे मेरे पास 0.3 है, 0.25 इंटू 0.6 करोगे 0.15 आ जाएगी, तो नेट प्रोबेबिलिटी हैज टू बी 0.45। आप कैलकुलेशंस के लिए फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो, ये 1/4 है, ये 3/5 है, जैसे आपको अच्छा लग रहा है। कंफर्टेबल? क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बेटे वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर आदित्य और भरत पास। अब इसको करने के दो मेथड्स हैं, मैं एक बार इसको रेज करके दोबारा समझा रहा हूं। एक चीज को ध्यान से समझना, when it says probability that either आदित्य और भरत पास, जब हम आइदर और की बात करें तो भी हमने क्या कहा? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो भी हम कैलकुलेशन थोड़ी कर चुके हैं। आदित्य के पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.75 है, भरत के पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और एंड के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो तो बेटे ये 1.35 है, ये हमने कैलकुलेट किया था 0.45 है, तो my आंसर हैज टू बी 0.9। आई होप इतनी बात क्लियर है। Now I'm giving an alternate way to this question. अगर दो लोग थे तो ये फॉर्मूला इजी है, बट what if I'll get more than 2 people? तीन लोगों के लिए सेट थ्योरी बहुत लंबी होती है। इट इज a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी बी सी सी ए प्लस द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री, बट द कैलकुलेशन वुड बी वेरी टफ इन दैट केस। तो जब भी आपके पास और आता है, और का मतलब होता है एटलीस्ट वन। काफी लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो बी इट वेरी क्लियर, व्हेन इट सेज आइदर आदित्य और भरत पास, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनमें से एक ही पास होना चाहिए। उसका मतलब है कम से कम एक पास होना चाहिए। तो हो सकता है सिर्फ आदित्य हो सकता है सिर्फ भरत हो, और हो सकता है दोनों हो जाए। तो उसको बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज हम क्या बोलेंगे? एटलीस्ट वन ऑफ आदित्य और भरत शुड पास। अब क्योंकि इनमें से कम एक को पास होना है, तो फिर से मैं क्या बोलूंगा? इट इज टोटल माइनस द केसेस व्हेन बोथ फेल्स। जब हम एटलीस्ट वन वाले क्वेश्चंस को करते हैं तो हम कहते हैं टोटल में से वो माइनस कर दो जब कोई नहीं है। तो यहाँ पे कम से कम एक पास होना चाहिए, मतलब वन माइनस द केसेस व्हेन बोथ फेल्स। सो दोनों फेल हो रहे हैं। अब जब मैं कह रहा हूं दोनों फेल हो रहे हैं तो क्या करूंगा? आदित्य की पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.75 है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, इसकी 0.6 थी तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 हो गई। बोथ फेल्स, आदित्य एंड भरत फेल्स, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कैलकुलेशन थोड़ी और इजी हो गई, ये 0.1 है, सो माय आंसर हैज टू बी 0.9। सो दिस इज एन ऑल्टरनेट वे ऑफ डूइंग और वाले क्वेश्चंस। When I say probability of this, or even the third comes or that, I says 1 minus none would always be an easier job. Comfortable? I would expect आपको थोड़ा सा समझ आया। इसी चीज को थोड़ा एक्सपैंड करके अगले 3 क्वेश्चंस में डाला हुआ है, तो ट्राई क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 योरसेल्फ। अच्छा, ध्यान से देखो तो कुछ नहीं है, पिछले क्वेश्चंस को ही थोड़ा सा एक्सपैंड करके जस्ट एक छोटा सा पॉइंट चेंज किया हुआ है। They've introduced one more person, that is एकता, और सबके पास होने की प्रोबेबिलिटी है। तो 15th क्वेश्चन तो बेटे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। When it says what is the probability that all three pass the test, अब तीनों को पास करना है, तो अगर तीनों को पास करना है तो हम क्या कहेंगे? भरत एंड एकता एंड आदित्य पास। दो से ज्यादा भी हों, ऑल थ्री पास के लिए क्या है? एंड
तो मैं एंड के लिए क्या करूंगा, उनके केसेस को मल्टीप्लाई कर दूंगा। शुड नॉट बी अ बिगर प्रॉब्लम, मेरी कैलकुलेशन भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी, बिकॉज जब मैं 0.75 लेता हूं बेटे वो 3/4 है, 0.6 जो है वो 3/5 है, और ये बच्चा मेरे पास 2/5 है। बाई चांस कैलकुलेशन ईजी हो रही है बिकॉज नॉमिनेटर में 100 आ रहा है, तो इट इज 18/100 और 0.18। इजी जॉब। द कैलकुलेशन आर ऑल्सो सिंपलर। ज़्यादातर एग्जाम्स में इस फिगर्स को सोच समझ के डाला जाता है। लुक एट द फिगर्स केयरफुली एंड ट्राई टू कैलकुलेट एज इजी एज पॉसिबल। श्योर। क्वेश्चन नंबर 16। देखो बेटे 16th क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर आदित्य और भरत और एकता फेल्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब और है इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, एटलीस्ट वन शुड फेल। अब एटलीस्ट वन शुड फेल है, कम से कम एक फेल होना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, टोटल में से वो केसेस माइनस करने दे चाहिए जहां ऑल पासेस हैं, कोई फेल नहीं हो रहा, वो वाले केस माइनस कर दो जहां सारे पास हो रहे हैं। सो ऑल पास वाले केस अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑलरेडी हमने निकाले हुए, किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी 1, ऑल पास इज 0.18, तो मैं आंसर हैज टू बी 0.82। इजी जॉब, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करोगे, साउंड्स वेरी सिंपल। आई होप सबको कंफर्टेबल लग रहा है। सिमिलरली 17th क्वेश्चन, इट सेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट भरत पासेस एंड एग्जैक्टली वन ऑफ आदित्य और एकता फेल्स। भरत पक्का पास होना चाहिए, 0.6 एंड का मतलब मल्टीप्लाई। भरत पक्का पास होगा, जो बाकी दो बच गए उनमें से एक फेल है, एग्जैक्टली एक फेल है और दूसरा पास है, तो मैं क्या केस बनाऊंगा, या तो आदित्य फेल है एंड एकता पास है, या फिर और आदित्य पास है एंड एकता फेल है। बेटे देखो ये क्या कह रहे हैं, भरत पास है एंड मल्टीप्लाई, इसमें कोई ऑप्शन ये पक्का जो है वो पास ही होगा। इनमें से देखना था, इनमें से जो कह रहा है उसमें से ये क्या है, आदित्य फेल हो रहा है और एकता पास हो रही है, या फिर क्या हो रहा है, मेरे पास आदित्य पास हो रहा है और एकता फेल हो रही है। आई होप समझ आया। कैलकुलेशंस कर लोगे, 0.25 इंटू 0.4 इज 0.1, 0.1 प्लस इसको जब करोगे 0.75 इंटू 0.6 कर लोगे, ये 0.45 आ जाएगा, 0.55 इंटू 0.6। मैनेजेबल। लुक एट द प्रॉब्लम्स। आई होप समझ आया। गुड इनफ। आगे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट, जैसे अगली लाइन में लिखा हुआ है, कुछ ऐसा कई बार लिखा होता है, ऑड्स इन फेवर। जब मुझे कुछ ऐसा वर्ड्स दिया होते हैं, ऑड्स इन फेवर, लेट्स से ऑफ गगन passing the test, is let's say 1:3। इसका मतलब क्या है, अगर इन फेवर ऑफ दिया हो तो जो ये फर्स्ट होता है बेटे ये इसकी फेवर में है, मतलब ये 1 किसके चांसेस हैं उसके पास होने के, और ये 3 किसके चांसेस हैं उसके फेल होने के। ये टोटल नहीं है। 1:3 का मतलब क्या है, चांसेस ऑफ पासिंग द टेस्ट इज 1 एंड इज चांसेस ऑफ फेलिंग द टेस्ट इज 3। सो इफ आई हैव टू probably write something, I says probability of Gagan getting pass in this case would be 1/4 and probability of he being failed would be 3/4. So total 4 है, जिसमें से 1 is the chances of pass and 3 becomes the chances of fail. वहीं अगर मैं probability या बात करता हूं odds against की, तो अगर वो odds against लिख देता, rest all same,
व्हाट डज दैट मीन्स? किसी चीज के अगर अगेंस्ट लेट्स से 2:5 है, so 2 becomes the chances of fail. So odds against passing is suppose 2:5. इसका मतलब क्या होगा? ये 2 किसके चांसेस हैं? फेल होने के, और ये 5 किसके चांसेस हैं? पास होने के। ठीक है, तो जिसकी फेवर में होता है उसका फर्स्ट होता है, अगर अगेंस्ट वर्ड यूज किया हो तो उसका सेकंड हो जाता है। कंफर्टेबल? अब इसी लॉजिक से क्वेश्चन नंबर 18 और 21 को करेक्ट किया गया। तो ट्राई दीज 4 क्वेश्चन एंड देन कम आउट विद योर सॉल्यूशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 टू 21 की अंडरलाइन कंडीशन क्या है? वो कह रहे द ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया विनिंग द मैच इज 3:5. सो प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विंस इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8, और इंडिया के हारने की या ऑस्ट्रेलिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5/8. So chances that India wins would be 3/8. In chances that India lost or Australia wins would be 5/8. Comfortable? अब हम इन इवेंट्स को, इन मैचेस को इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं। इंडिया पहला जीता कि हारा वुड नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड मैच। एंड सेकेंडली, जब ऐसा कुछ कहा हो तो हम मान के चलते हैं देयर इज नो चांस ऑफ ड्रॉ। 3:5 का क्या मतलब है? यहाँ वो जीतेगा या वो हारेगा, पहला जीतने का और सेकंड हारने का, तो ड्रॉ के चांसेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए, वो कह रहे हैं इस टूर्नामेंट में 3 मैचेस हैं एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 मैचेस आर वन बाय इंडिया। अब तीनों मैच इंडिया ने जीतने, तो इंडिया फर्स्ट मैच जीतेगा उसकी चांसेस 3/8 है, सेकंड जीतेगा वो भी 3/8, सो ये 3/8 का क्यूब हो जाएगा। I could write it as 27/512. इंडिया विन्स फर्स्ट मैच एंड सेकंड मैच एंड थर्ड मैच, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो गई। कंफर्टेबल? वहीं इसका मतलब अगर 19th क्वेश्चन को देखा जाए, इसमें ध्यान से देखना गलती हो जाती है। इट सेज एग्जैक्टली वन ऑफ द मैच इज वन बाय ऑस्ट्रेलिया। अब 3 में से एक मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीतना है, तो बाकी 2 मैचेस किसने जीतने? इंडिया ने। ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीत रहा है, दैट इज 5/8, बाकी के 2 मैचेस इंडिया जीत रहे हैं। कंफर्टेबल? अब बहुत लोग यहां पे छोड़ देंगे, प्लीज ट्राई दिस, नोटिस दिस पॉइंट वेरी क्लियरली, ये कंप्लीट आंसर नहीं है, दिस इज इनकम्प्लीट। जब मैंने ये केस बनाया तो मैं मान के चल रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट जीत रहा है और इंडिया सेकेंड और थर्ड जीत रहे हैं, बट उसने स्पेस स्पेसिफाई, पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की थी। ऑस्ट्रेलिया कौन सा मैच जीत रहा है, वो फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। मतलब ये केस ये बनेगा 3/8, 5/8, 3/8 और फिर बनेगा 3/8, 3/8, 5/8। दैट मीन्स इसकी 3 पॉसिबिलिटीज फर्दर वैलिड है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलोगे। ये 3 क्यों किया है? ऑस्ट्रेलिया कौन सा एक मैच जीत रहा है, वो फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी और थर्ड भी, उसमें 3 फर्दर पॉसिबिलिटीज हैं। श्योर? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया wins first match, India wins the remaining 2 and the positions can change, so into 3 has to be there. What does this means? The calculations could be done. This would be 27 into 5, which is 135. So this time the answer has to be 135/512. I hope the point is very clear. Be very conscious क्या दिया हुआ उसमें क्या यूज करना है। इसमें नहीं किया था, रीजन भी इंडिया तीनों मैच जीत रहा है, तो कोई चांसेस ऑफ रीअकरेंस नहीं है, इसमें केसेस नहीं बन सकते, बट इसमें पॉसिबिलिटीज ऑफ हैं। अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा मैच जीत रहा है उसके 3 केसेस हैं। कंफर्टेबल? इसी बेसिस पे एक बार 20 और 21 करो। प्लीज वीडियोस को पॉज करके खुद ट्राई किया करो। 20th क्वेश्चन, इट सेज एटलीस्ट वन ऑफ द मैच इज वन बाय इंडिया। तो जहां पर भी एटलीस्ट 1 मैच वन बाय इंडिया है, हमारा फिर से फंडामेंटल क्या रहेगा? टोटल में से माइनस करूंगा इंडिया
लॉस्ट ऑल मैचेस, इंडिया सारे हार गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया वन ऑल 3, किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी 1, ऑस्ट्रेलिया तीनों मैचेस जीत रहे हैं। आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर। 512 में से 125 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। इजी जॉब अगेन, गुड। 21st, इट सेज इंडिया विन्स द टूर्नामेंट। नाउ लॉजिकली अंडरस्टैंड, 3 मैचेस का टूर्नामेंट था। इंडिया टूर्नामेंट कब जीतेगा? या तो इंडिया 2 मैचेस जीते या इंडिया तीनों मैचेस जीते। तो हम 2 केसेस की बात करेंगे, इंडिया विन्स 2 मैचेस और इंडिया विन्स 3 मैचेस। सो अभी आपने बेटे पिछले 2 क्वेश्चन में किया था, जब आपने क्वेश्चन नंबर 19 किया था तो आपने कहा था इंडिया विन्स एग्जैक्टली 2 मैचेस। इंडिया विन्स एग्जैक्टली 2 मैचेस के लिए हमने क्या किया था? 5 into 3 into 3, एक और into 3 लिया था। तो बच्चा वो मेरे पास कितना आ गया था? 135। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 135/512, और इंडिया विन्स ऑल 3 मैचेस, दैट वाज 27/512। या इंडिया एग्जैक्टली 2 जीत रहा है या इंडिया तीनों जीत रहा है। सो ये बेटे मेरे पास कितना आ गया? 162/512। आप फर्दर कटिंग कर सकते हो 2 से, और आंसर कुड बी कॉल्ड एज 81 डिवाइडेड बाय, इसे 2 से डिवाइड कर लो, 256। आई होप समझ आ गया। 21st तक क्लियर है? श्योर, गुड इनफ। आगे बेटे कॉइन्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से इसको समझ लो, वीडियो पॉज कर लो, फिर थोड़ा सा नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को ट्राई करो, सोचो कॉइन्स के क्वेश्चन को कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा बच्चा, जब आप कॉइन्स के क्वेश्चंस की बात करते हो, एक थोड़ा सा मेथड समझा रहा हूं, उसे जर्नलाइज अगर इजी लेवल के क्वेश्चंस हो तो। किसी भी कॉइन के क्वेश्चन के लिए एक चीज तो क्लियर है, एवरी कॉइन व्हेन टॉस्ड विल हैव 2 ऑप्शंस, आइदर हेड और टेल। तो जितने कॉइन्स टॉस कर रहे हो ना, इमेजिन आपको उतने एक लेटर का वर्ड बनाना है, वेयर एवरी लेटर कुड बी फिल्ड विद आइदर एच और टी। तो अगर वो कह रहे हैं 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरे जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं एट एवरी स्टेज हैज टू बी 2 आउटकम्स। बेटे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2⁵ और 32। तो अगर 7 कॉइन्स होते 2⁵7 है, 10 कॉइन्स होते 2⁻10 है। प्रॉब्लम एरिया नहीं है। अब बच्चे मैं देख रहा हूं किस में कितने हेड्स हैं, कितने टेल्स हैं। सो जब वो बात करते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स, मुझे हर एक प्लेस पे टेल चाहिए, तो उसके कितने वैलिड आउटकम्स हैं? आई वुड से एक ही आउटकम है। एवरी प्लेस विल हैव ओनली 1 ऑप्शन। सो इफ एवरी प्लेस हैव 1 ऑप्शन, I would say the valid outcomes is 1 divided by total number of outcomes is 2⁵5. So my answer has to be 1/32. इसे ऐसे भी बोल सकते हो, फर्स्ट प्लेस पे टेल चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, सेकेंड प्लेस पे भी 1/2 है, थर्ड प्लेस पे 1/2 है, हर एक प्लेस पे टेल चाहिए तो एंड है 1/2 into 1/2 into 1/2 for 5 times. कंफर्टेबल? मैंने ये अप्रोच इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट समझूंगा बिकॉज अगले क्वेश्चन समझने आसान हो जाएंगे। जब आप 23rd क्वेश्चन को देखते हो, वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। अब बेटा एक हेड चाहिए, कहां पे चाहिए वो क्लियर नहीं है, तो व्हाट डू आई सेज, आई सेज मेरे पास 5 प्लेसेस थी, इनमें से किसी एक प्लेस पे हेड चाहिए, तो पहला काम क्या कर सकता हूं, आई कैन चूज दैट 1 प्लेस। कहां पर हेड चाहिए, 5 में से कोई एक प्लेस चूज करनी है, दैट इज 5C1। किसी एक प्लेस पे हेड रख दूंगा, बाकी प्लेस के लिए कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज दे हैव टू हैव टेल्स नाउ। तो लॉजिकली समझो, सिर्फ एक प्लेस चूज करके उस पर हेड लिखना है, बाकियों के पास ऑप्शंस खत्म हो गई, एक ही ऑप्शन है, सबके पास टेल ही होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड आउटकम्स हैज टू बी ओनली 5C1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 2⁵5।
So I would mark the option as 5/32. I hope आपको concept समझ आया. Good. Try next 3 questions yourself. Rather next 2, 24 and 25th. So 24th क्या कह रहे हैं, मुझे exactly 2 heads चाहिए. हेड टेल फर्क नहीं पड़ता है जो भी पूछे हो, बट अब मुझे इन 5 में से कहीं पे 2 जगह हेड चाहिए, तो आई विल हैव टू चूज दोस 2 प्लेसेस. कोई भी 2 प्लेसेस चूज की, कितनी ऑप्शंस होंगी, 5C2, वहां पे हेड लिख दूंगा. रिमेनिंग वुड बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन, हैव टू हैव टेल्स. तो मेरे पास टोटल वैलिड आउटकम्स यही हैं, डिवाइडेड बाय फिर से 2⁵5. 5C2 इज 5 into 4/2, दैट इज 10. 10/32. ऑप्शंस देख लेना कैसे दी हुई हैं. 10/32 भी हो सकती है, 5/16 भी हो सकती हैं. फिलहाल यहाँ पे 10/32 है, तो ऑब्वियसली आई विल मार्क दैट. 25th सेज मेजॉरिटी हेड्स. जब मैं 5 कॉइन्स टॉस कर रहा हूँ और मुझे मेजॉरिटी हेड्स चाहिए, दैट मीन्स आई कुड हैव 3 हेड्स, 4 हेड्स और 5 हेड्स. 5 में से अगर मुझे 3 हेड्स चाहिए तो 5C3, और आई नीड 4 हेड्स, और आई नीड all 5 heads divided by 2⁵5. 5C3 जब कैलकुलेट करोगे तो बेटे 10 आ जाएगा. 5C4 5 आ जाएगा. 5C1 1 है जाएगा. ये मेरे पास 32. 16/32 has to be 1/2. Take a pause, try to understand and then move forward. अच्छा बच्चे, जब मैं आगे मूव करता हूं तो मैं देखता हूं मेरे पास क्वेश्चन में डाइस की बात हो रही है. अब डाइस वाले क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए, क्योंकि बेटे मेरे पास क्वेश्चन कह रहे हैं 2 डाइसेस आर रोल्ड, सो देयर आर 2 डाइसेस. आगे चल के 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं. अब इसमें जब मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को सोचूंगा, तो बेटर वे ऑफ थिंकिंग वुड बी, मेरे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं. आई वुड से फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 ways, सेकेंड प्लेस अगेन कैन बी फिल्ड इन 6 ways. तो थिंक अबाउट अ केस जैसे आप कुछ ऐसा करते हो कि आपके 2 डिजिट नंबर बनाने, फर्स्ट प्लेस पे भी 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, सेकेंड प्लेस में भी कुछ भी आ सकता है. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 36. अब इसमें से फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है. मैं एक बार 26th करा रहा हूं. वो कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफरेंट नंबर ऑन बोथ द डाइसेस. वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर दैट अपीयर्ड ऑन द टॉप ऑफ द डाइस. अब बेटे जब मैं वैलिड केसेस की बात करूंगा, 2 प्लेसेस भरनी है. वो कह रहे दोनों पे जो नंबर है वो अलग अलग आना चाहिए. मतलब फर्स्ट पे तो कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो फर्स्ट प्लेस दैट मीन्स कैन बी फिल्ड इन 6 ways. बट जो फर्स्ट पे आ गया हुआ है वो सेकंड पे नहीं आ सकता, तो सेकंड प्लेस विल हैव ओनली 5 ऑप्शंस. टोटल आउटकम्स तो बेटे 6 into 6 हैं, तो 6 से 6 कट जाएगा. माय आंसर हैज टू बी 5/6. मैं फिर से बोल रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ अ केस जहाँ पे मेरे पास 2 डिजिट्स लेने हैं, एक फर्स्ट प्लेस पे और एक सेकेंड प्लेस पे. टोटल बेटे 1 to 6 कुछ भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स वुड बी 6 into 6, बिकॉज बोथ द नंबर्स हैज टू बी डिस्टिंक्ट डिफरेंट. फर्स्ट प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, तो विल हैव 6 ऑप्शंस, बट सेकंड प्लेस शुड हैव अ डिस्टिंक्ट नंबर, सो विल बी लेफ्ट विद ओनली 5 ऑप्शंस. श्योर. 22nd 7th भी करा रहा हूं, फिर अगले खुद ट्राई करो. वो कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर. नाउ अमंग 1 to 6, लेट्स बी वेरी क्लियर बेटे, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर composite, 2 is a prime number, 3 is a prime number and 5 is a prime number, where there will be only 2 composite numbers, that is 4 and 6. 1 neither prime है nor composite है, तो मेरे पास 1 से 6 में सिर्फ 2 composite numbers हैं. अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली कोई एक नंबर composite होना चाहिए. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अभी भी 6 into 6 ही हैं. अब कोई एक composite होना चाहिए, मतलब फर्स्ट प्लेस could have 4 or 6, so will be filled in 2 ways.
पहले प्लेस पे अगर मैं 4 या 6 ले लेता हूं तो एक कॉम्पोजिट आ गया। अब दूसरा कॉम्पोजिट नहीं होना चाहिए, तो दूसरा नंबर जो है वो बाकी चारों में से कोई एक होना चाहिए। सो इंटू 4 हो गया। ये कौन सा है? कॉम्पोजिट। ये कौन सा है? नॉन कॉम्पोजिट। एक गलती फिर से बोल रहा हूं, हमें स्पेसिफाइड नहीं था कि पहला कॉम्पोजिट है कि सेकेंड कॉम्पोजिट है, तो इंटू 2 करूंगा। टू अंडरस्टैंड ये पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, फर्स्ट कॉम्पोजिट सेकेंड नॉन कॉम्पोजिट और दी अदर वे अराउंड, फर्स्ट नॉन कॉम्पोजिट सेकेंड कॉम्पोजिट। एग्जैक्टली एक कॉम्पोजिट आ गया और दूसरा नॉन कॉम्पोजिट आ गया। फाइन। नाउ अगेन द कैलकुलेशन साउंड सिंपल। 2 2 कट जाएगा, नीचे 9 रह जाएगा, ऊपर 4 है, तो मैं आंसर हैज टू बी 4/9। एक बारी लुक लो एंड ट्राई नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस योरसेल्फ। ओके, आई होप आपने अगले 3 क्वेश्चंस ट्राई किए। नाउ मूविंग डाउन टू 28th क्वेश्चन। देखो बेटे 28th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। पहली तो बात 3 के कितने मल्टीपल्स हैं? 2। क्योंकि फिर से एटलीस्ट है तो मैं टोटल में से वो केसेस माइनस करूंगा जहां कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो 3 का मल्टीपल नहीं है मतलब बेटे आई वुड से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। दोनों 3 के मल्टीपल्स नहीं हैं, तो आई विल हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब इसकी कैलकुलेशन देखो बेटे, ये 2/3 2/3, 1 माइनस 4/9, सो माय आंसर हैज टू बी 5/9। कंफर्टेबल? 29th वो कह रहे बेटे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज एन इवन नंबर। अब इसको करने के 2 मेथड्स हैं। प्रोडक्ट इवन कब आता है? या तो एक नंबर इवन हो या फिर दोनों इवन हो। तो एक तो तरीका मैं 3 केसेस बनाऊं, फर्स्ट इवन सेकेंड ऑड, सेकेंड केस फर्स्ट ऑड सेकेंड इवन, थर्ड केस दोनों इवन। या फिर प्रोडक्ट इवन कब आएगा? When it says at least one number is even। अब क्योंकि बेटे फिर से मैं एटलीस्ट 1 की बात कर रहा हूं, मैं क्या कहूंगा? टोटल माइनस कोई इवन नहीं है। कोई इवन नहीं है मतलब दोनों ऑड हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। दोनों ऑड हैं तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways। ये ध्यान से देखो तो 1/4 हो जाएगा। 1 minus 1/4 has to be 3/4। Look at the problem clearly। आई होप समझ आया सबको? श्योर? प्रोडक्ट इवन चाहिए तो कम से कम एक इवन चाहिए, तो हमने वो वाले केसेस माइनस कर दिए जब दोनों ऑड हैं। श्योर? Okay, 30th बेटे टू गेट द सम ऑफ द नंबर एज लेस देन 6। इसमें एक चीज को समझो, कौन सा सम चाहिए वो क्लियर नहीं है, लेकिन सम 6 से कम होना चाहिए। अब इसमें थोड़े से केसेस बनाने पड़ते हैं। केसेस बनाने कैसे चाहिए? आई वुड से फर्स्ट डाइस पे क्या आ रहा है और सेकेंड डाइस पे क्या आ रहा है, उसको कैसे सोच लेना चाहिए। मैं अगर फर्स्ट डाइस की प्लेस को फिक्स कर दूं एज 1, तो सम 6 से कम कब आएगा? जब सेकेंड प्लेस पे 1 से लेके 4 तक कुछ भी हो। क्योंकि अगर सेकेंड प्लेस पे 5 आ गया तो टोटल सम 6 हो जाएगा, बट आई वांटेड इट टू बी लेस देन 6। तो अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे 1 को फिक्स करता हूं तो आई वुड से आई विल हैव 4 वैलिड आउटकम्स फॉर सेकेंड प्लेस। मैं इन वे क्या कह रहा हूं, 1, 1 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, 1 के साथ 3 हो सकता है।
तो अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 4 केसेस हैं। मैं साइकोलॉजी से मूव करूंगा ताकि कुछ मिस ना हो और कोई डबल काउंट भी ना हो। तो फिर मैं सेकंड प्लेस पे अगर 2 फिक्स कर लेता हूँ, सॉरी फर्स्ट प्लेस पे अगर 2 फिक्स कर लेता हूँ, तो सेकंड डाइस पे मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। बेटे मैं ऐसे कुछ सीक्वेंस सा क्रिएट कर सकता हूँ। अगर यहाँ 3 है तो लेस देन 6 के लिए 1 या 2 हो सकता है, और अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 1 ही हो सकता है। आगे कोई केस वैलिड नहीं होगा, बिकॉज अगर यहाँ 5 ले लूंगा तो यहाँ कुछ भी ले लूँ, सम 6 या 6 से बड़ा आ जाएगा। तो मेरे जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड आउटकम्स हैं वो 10 हो गए। फेवरेबल आउटकम्स बेटे 10 है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या बोलेंगे, वैलिड आउटकम्स 10 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 36, so that has to be 5/18. Look at the problem clearly. I hope समझ आया, ठीक है। आगे कुछ नहीं किया हुआ बेटे, इसी चीज को 3 डाइसेस में दिया हुआ है। ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 योरसेल्फ। ओके, आई होप आपने 31 और 32 खुद ट्राई किया। अब बेटे देखो, जब 3 डाइसेस की बात कर रहे हैं, 3 डाइसेस की जब बात होती है तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। फिर से उसी लॉजिक से, एवरी प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, तो आई वुड से द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैज टू बी 6 into 6 into 6। 6 क्यूब बोल सकते हो, 216 बोल सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। अब जब क्वेश्चन नंबर 31 में जा रहा हूं, वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर अपीयर्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच डाइस। हर एक डाइस के टॉप पे सेम नंबर है, मतलब वैलिड आउटकम्स कितने हैं। आई वुड से फर्स्ट प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन सेकंड और थर्ड प्लेस पे वही आएगा जो फर्स्ट प्लेस पे। ध्यान से समझो, तीनों नंबर सेम है। एक तो तरीका ऐसे है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ऐसे टोटल 6 वैलिड आउटकम्स हैं। या मैंने कहा फर्स्ट प्लेस पे कुछ भी ले लो यार, वो 6 ऑप्शन है, बट जो फर्स्ट प्लेस पे वही सेकंड प्लेस पे होगा। तो अगर फर्स्ट प्लेस फिक्स होगी तो सेकंड और थर्ड प्लेस के पास ऑप्शन खत्म हो गई। वैलिड आउटकम्स 6 हैं, टोटल आउटकम 6 क्यूब हैं, तो ऑब्वियसली बेटे जो मेरा आंसर बन जाएगा वो 1/36 बन जाएगा। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन ऑल द 3 डाइसेस। श्योर। वहीं बेटे क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। फिर से 3 के 2 ही मल्टीपल्स हैं, 3 और 6। अब एक नंबर इनमें से कुछ है, सो कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। बाकी दोनों 3 और 6 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, तो सेकंड डाइस कुड हैव एनीथिंग अमंग 1 2 4 और 5। सिमिलरली थर्ड डाइस, तो फर्स्ट डाइस पे 3 या 6 है, सेकंड डाइस पे इनके अलावा कुछ है, थर्ड डाइस पे भी इनके अलावा कुछ है। बट फिर से बेटे वो कौन सा डाइस है वो इंटरचेंज भी हो सकता है, तो ये 3 और 6 यहाँ भी आ सकते थे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसीलिए फिर से इंटू 3 फॉर पोजीशन। वो फर्स्ट डाइस है, सेकंड है कि थर्ड है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आगे कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 कट जाएगा, 2/3 इंटू 2/3 हैज टू बी 4/9। अगेन ध्यान से देखो बेटे, साउंड्स इजी। आई होप समझ आ गया। गुड। लास्ट पॉइंट फॉर द डे, कई बार क्वेश्चंस में सिलेक्शंस विद रिप्लेसमेंट की बात आती है। आपने बेटे कुछ बॉल सिलेक्ट करने हैं, कुछ कार्ड सिलेक्ट करने हैं, बट कुछ विद रिप्लेसमेंट्स करने हैं। एक चीज समझा रहा हूं, अगर कुछ स्पेसिफाई ना किया तो मान के चलते हमने जितने भी कार्ड्स या बॉल सिलेक्ट करने वो एक साथ किए। जैसे क्लास की स्टार्टिंग में हमने पैक ऑफ 52 कार्ड्स का क्वेश्चन किया था, तो अगर क्वेश्चन कह रहा था यू हैव टू विड्रॉ 3 कार्ड्स, आई एम सेइंग मैं कार्ड एक एक करके निकाल रहा हूं या तीनों इकट्ठे निकाल रहा हूं, सेम है,
बट मैं कार्ड को रिप्लेस नहीं करता, मतलब एक कार्ड जो निकाल लेता हूँ उसी कार्ड को दोबारा नहीं निकाल सकते क्योंकि ऑलरेडी बाहर आ चुका है। आई हैव नॉट पुट दैट इन बैक। सो अगर मैं सारे कार्ड्स इकट्ठे निकालूं या एक एक करके निकालूं बट विदाउट रिप्लेसमेंट है तो वो लॉजिक सेम रहेगा। बट अगर विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो क्या मतलब है, मैंने एक कार्ड विड्रॉ किया, नोट कर लिया क्या है, फिर से उसको वापस डाल दिया और शफल कर दिया। अब प्रैक्टिकली बेटे जब मैंने उसको दोबारा शफल करके दोबारा कार्ड निकालना है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं। पहला कार्ड क्या आया वो सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज इट्स अगेन अ फ्रेश पैक ऑफ 52 कार्ड्स व्हिच इज रीशफल्ड। श्योर? तो जब विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस हैं तो इनको मान के चलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इनको उसके एंगल से सॉल्व करते हैं जैसे हम डाइस, कॉइन्स या मैचेस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। श्योर? अब कैसे करना है देखो, क्वेश्चन नंबर 33 से 35 की जब आप बात कर रहे हो उसमें वो कह रहा है आपके पास 4 ब्लू बॉल्स हैं, आपके पास 6 वाइट बॉल्स हैं और बच्चा आपके पास 10 ग्रीन बॉल्स हैं। दैट मीन्स इन ऑल यू हैव गॉट 20 बॉल्स। फाइन, एंड यू हैव टू you have to draw 2 balls with replacement। now बेटे with replacement है, what does that means, आप एक बॉल निकालोगे, नोट कर लोगे उसका कलर कौन सा है, फिर से उसे वापस डाल दोगे, दोबारा से बॉल निकालोगे, तो जब सेकंड बॉल निकालोगे फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी उसको इफेक्ट नहीं करेगी अगेन बिकॉज इट बिकम्स अ टोटल ऑफ 20 बॉल्स। फाइन, तो अब जब वो बात करते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 बॉल इज व्हाइट। अब बेटे एक मुझे व्हाइट चाहिए और एक मुझे क्या चाहिए, नॉन व्हाइट। आई वांटेड 1 व्हाइट एंड मतलब मल्टीप्लाई अनदर एज नॉट व्हाइट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट वुड बी 6/20। फेवरेबल 6 हैं, टोटल 20 बॉल्स हैं। फाइन, व्हाइट के अलावा मेरे पास 14 बॉल्स हैं, 14/20। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है बिकॉज मुझे क्या चाहिए, एक बॉल व्हाइट चाहिए और दूसरा नॉन व्हाइट चाहिए। फिर से अभी तक जैसे कर रहे थे बेटे, डाइस में भी किया, मैचेस में भी किया, कौन सा व्हाइट है जरूरी नहीं है फर्स्ट हो, सेकंड भी हो सकता है, तो इसको रिवर्स भी किया जा सकता है, इसलिए इंटू 2 करना नहीं भूलेंगे। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। आई वॉन्टेड एग्जैक्टली 1 बॉल शुड बी व्हाइट, तो वो या तो फर्स्ट व्हाइट और सेकंड नॉन व्हाइट है या फिर रिवर्स भी हो सकता है, तो फिर से केस 14/20 इंटू 6/20 भी हो सकता है, तो ये इंटू 2 करना नहीं भूलना। नाउ द कैलकुलेशन साउंड स्ट्रेट, 3/10, 7/10 into 2, 21 into 2 is 42, so has to be 0.42. Easy job? I hope point समझ आ गया। तो जब विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की तरह सोचो, वुड साउंड सिंपलर। फाइन, 34, 35 ट्राई करके देखो। वीडियो पॉज करके आई थिंक आपने ट्राई किया होगा। 34th क्वेश्चन कह रहे हैं बेटे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू। तो फिर से एटलीस्ट 1 के लिए टोटल माइनस नो ब्लू, किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, कोई ब्लू नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों बॉल्स जो है वो इनमें से कुछ होने चाहिए, तो ब्लू को छोड़ के इन 16/20 दोनों बॉल्स ब्लू नहीं है, तो बेटा ब्लू नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 16 टोटल। अगेन सेकंड भी उसी केस में होना चाहिए। अब इसमें कोई केसेस नहीं है, दोनों ही नॉन ब्लू हैं, फर्स्ट भी नॉन ब्लू है, सेकंड भी नॉन ब्लू है, तो कोई केस ही नहीं है। परफेक्ट। ये बेटे मेरे पास ध्यान से देखो तो फिर से मैं 100 में ले रहा हूं टू मेक इट इजी। ये बेटे मेरे पास कितना आ गया, 1 माइनस 64/100। परफेक्ट है, दैट वुड बी 0.36। कंफर्टेबल? ठीक है, मेरे पास दोनों ही नॉन ब्लू होने चाहिए, क्योंकि बेटे मुझे दोनों नॉन ब्लू चाहिए, तो मेरे पास टोटल 16/20 इंटू 16/20 है। आई होप समझ आ गया।
1 में से जब मैं 0.64 माइनस करूंगा तो वो 0.36 आ जाएगा। फाइन। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। 35th क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। बेटे दोनों का कलर सेम होना चाहिए, मतलब दोनों ब्लू हो सकते हैं, फर्स्ट ब्लू एंड सेकेंड ब्लू, और फर्स्ट वाइट एंड सेकेंड वाइट, और फर्स्ट ग्रीन एंड सेकेंड ग्रीन। फाइन। अब ये ध्यान से देखो तो बेटे ये क्या हो गया, अगर मैं कटिंग कर लूं 2 2 से तो ये 4/10 0.4 आ जाएगा, 4/100 सॉरी 0.04। मेरी कैलकुलेशंस क्लियर है। मैंने 100 नॉमिनेटर ले रहा हूं बिकॉज मेरी ऑप्शंस डेसिमल्स में हैं। 100 बनाने के लिए बेटे एक 4 कट गया, 4/100 इज 0.04। यहां से बेटे ये 3 × 3/10 × 10 आ जाएगा, ये 1/2 × 1/2 1/4 हो गया। सो 0.25 में 0.13 ऐड कर दोगे, माई आंसर हैज टू बी 0.38। लुक एट द कैलकुलेशंस क्लियरली बेटे। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। फाइन। अगेन बेटे आई रिक्वेस्ट यू वर्कशीट्स को कंप्लीट करो, ट्राई योर होम एक्सरसाइज एज वेल एंड देन ट्राई टू स्विच ओवर टू योर बुक्स। फाइन। जो भी डाउट्स आ रहे हैं कीप पोस्टिंग, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ईच ऑफ योर डाउट्स। फाइन। थैंक यू सो मच फॉर द डे गाइस।